आप देख रहे हैं आज का मुद्दा तलाक के बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बिल के कल राज्यसभा में भी पास हो जाने के बाद जहां नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया में मुस्लिम खवातीन एक दूसरे को मिठाई खिलाती, मुबारकबाद देती, कहीं कहीं तो आतिशबाजी करती नजर आई, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे ब्लैक डे करार दिया, इसे शरीयत में मुदाखलत बताया, साथ ही इशारे दिए कि वो इस मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे। इस मामले में दारुल उलूम देवबंद ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर के अपील की है कि यह मजहबी मामला है और इसमें मुदाखलत है। ये मजहबी मामले में सदर इसे दोबारा गौर खोज के लिए पार्लियामेंट में भेजें। हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। जी हां, हार बर्दाश्त नहीं हो रही। जो काम आपको करना था वो हुकूमत हिंद ने कर दिया, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक नशिस्त में 3 तलाक बिद्दत है, न ये कुरान से साबित है ना ये हदीस से, तो इसे दूसरे खलीफा हजरत उमर ने राइज किया था। जब ये बिद्दत है तो इसे राइज करने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? जिस तरह दूसरी बातों को आप बिद्दत कहकर रद्द करते हैं, बुजुर्गाने दीन की कब्रों पर जाना बिद्दत, आस्थानों में हाजिर देना बिद्दत, मुहर्रम पर ताजिए उठाना बिद्दत, इसे तो आप सख्ती से खारिज करते हैं। लेकिन इस बिद्दत के लिए आप हुकूमत से लड़ रहे हैं, आप अपनी बहनों से लड़ रहे हैं, आप अपने कौम के लोगों से लड़ रहे हैं। क्यों भाई? तलाक बिद्दत की हिफाजत के लिए आपने बरसों पहले जज्बाती नारा दिया कि मुसलमान शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। जब यह बिद्दत है, शरीयत का हिस्सा है ही नहीं, तो मुदाखलत की बात करके आपने पूरी कौम को गुमराह किया और आज भी आप कर रहे हैं। क्या आपने अवामुन नास को गुमराह करके उसे हिंदुस्तान बनाम इस्लाम की लड़ाई नहीं बना दिया? लेकिन शुक्र है कि तलाक की बिद्दत खत्म हुआ। जो आपको करना था वो हुकूमत हिंद ने कर दिया। मैं आपसे मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे इदारे जो ब्लैक डे मना रहे हैं, जो अपनी हार को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी आज चर्चा घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि एक बिद्दत को राइज करने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? आखिर क्यों? जब एक बिद्दत है, बाकी बिद्दत को तो आप दिन रात उठाते हैं, बार बार लोगों को आगाह करते हैं, ये बिद्दत वो बिद्दत। इस बिद्दत के लिए इतना दर्द क्यों? दूसरा सवाल, क्या तलाक के बिद्दत पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कौम को गुमराह किया है? यह भी एक अहम सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। तीसरा सवाल, खुद को सेक्युलर बताने वाली सियासी जमातों ने कितना साथ दिया, यह भी देखने वाली बात है। आप जिनके पीछे 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 घूमते रहे, वो टीडीपी, जो ये ओवैसी के साथ सरकार, जो ओवैसी की बड़ी दोस्त पार्टियां हैं, 2 खासतौर से वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस, ये दोनों गायब थी, ऐवान से वॉकआउट कर चुकी थी। मायावती की पार्टी, जेडीयू, ऐसी कितनी सो कॉल्ड सेकुलर जमातें हैं जिन्होंने आपका साथ दिया क्या? जो निकल ली, जो वॉकआउट कर गई, क्यों? किस हिकमत अमली के तहत? आपको उसका जवाब भी देना होगा। चौथा सवाल, क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल कराने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी सरकारों पर दबाव बनाया कि सच्चर कमेटी में ये अच्छी बातें हैं, इस पर इसको नाफिज करने के लिए आप कभी रोड पर आए, सड़कों पर आए, आपने कभी बहुत बड़ी बड़ी तहरीक की? क्यों नहीं की? पांचवा सवाल, कौम की फलाह बहबूद के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी कोई ठोस कदम उठाए, कोई ठोस काम किए? इस पर भी बात होनी चाहिए, और अगर किए हैं तो क्या क्या किया है, यह भी लोगों के सामने आना चाहिए। जरा सुनिए। मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा। ये देश के बदलाव का एक बहुत बड़ा गतिमान कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो इस पर लीगल कमेटी की मीटिंग बोर्ड की होगी और उसमें हम फाइनल डिसीजन लेंगे सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है। यह एक डे ऑफ लिबरेशन है, उनके लिए एक मुक्ति का दिन है। उन्हें कट्टरपंथियों से मुक्त किया गया। जो एक सिविल लॉ था उसको क्रिमिनल लॉ बना दिया गया और ये एक ऐतिहासिक भूल है। जाहिर है कि ये जो बिल पास हुआ है ये मेजॉरिटी की बुनियाद पर पास हुआ है और होना तो ये था कि इसमें मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम सोसाइटी की बात को भी गौर व फिक्र के साथ सुना जाता। लेकिन इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके मेजॉरिटी की बुनियाद पर, अक्सरियत की बुनियाद पर यह बिल पास कराया गया है। मुझे लगता है कि ये बिल, जो दावा किया जा रहा है कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं के हुकूक़ के लिए लाया गया है, मैं समझता हूँ कि इस बिल से बजाय इसके कि मुसलमान महिलाओं को उनका हक मिले,
इस बिल के पास होने के बाद मुसलमानों के मसाइल और मुसलमान महिलाओं के मसाइल और ज़्यादा मंजर आम पर आएंगे। ये राज्यसभा से 3 तलाक का बिल पास हो गया है। ये एक बहुत अच्छा बिल था, लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा गुमराह करने वाली भी बातें रखी गई हैं। और वो ये रखी गई हैं कि मसलन 3 तलाक बिल औरत का, महिला का उत्पीड़न हो रहा था, उसको दूर किया जाए, लेकिन महिला के लिए कोई भी इन्होंने क्लास नहीं रखा है कि महिला को रिलीफ कैसे मिलेगी। आके बीच रोड पे हम रिक्शा में बैठ रहे थे, वहाँ से रोककर हमें कहने लगा उनके क्या चाहती है मेरी अम्मी को, उनके तो क्या चाहती है, हम भी नहीं किया, जब हमने केस कर रखा है वहीं से पता चल जाएगा क्या चाहती है। तो कहने लगा ये क्या मुझको छोड़ेगी, मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ। उसने 3 बार तलाक कहा, उसके बाद उसने बहुत ही बार कहा मैं इसे छोड़ दिया, इसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये है हमारे समाज की असलियत। ये जो खातून अपनी बात रख रही थी, ये सच्चाई है, और इसको लेकर के मौजूदा हुकूमत ने संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ, हसासियत के साथ, संवेदनाओं के साथ ट्रिपल तलाक को लेकर के लगातार काम किया और आखिर राज्यसभा से भी इसे कामयाब कराने में सफल हुई। बड़ा सवाल बहुत सारा है, मैंने आपके सामने रख ही दिया था। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं जरा उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त सैयद यासिर जिलानी हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और मरकजी हुकूमत में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उच्च शिक्षा समिति एचआरडी मिनिस्ट्री की, उसके आप मेंबर हैं, और एमआरएम के जो खास तौर से दूतावास में संपर्क करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, उसकी कमेटी के भी आप कहीं ना कहीं प्रभारी हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका स्वागत है। आपको पहले मुबारकबाद, क्योंकि मैंने आपको तमाम अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर 2-3 साल से लगातार हम देख रहे हैं। आपने बड़े मुखर अंदाज में, बहुत ही सख्ती के साथ इस ट्रिपल तलाक की मुखालफत की। आप भिड़ गए लोगों से, उलमा हजरात से आपने बहुत डिबेट की, आपको कई बार जान का खतरा हुआ, आप पर हमले भी करवाए गए, लेकिन आप लगे रहे और आज ये बड़ी कामयाबी मिली, इसलिए आपके मुबारकबाद। थैंक यू। मेरे साथ हैं इस वक्त शबीना खान, सामाजिक कारकुन हैं, खवातीन के लिए काम कर रही हैं। उनसे मैं बहुत सारी बातें करूंगा, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, खवातीन का क्या मौक़िफ़ है। फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ थोड़ी देर बाद होने जा रहे हैं। मानू के आप चांसलर हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा एडवोकेट राखी दुबे मेरे साथ आ चुकी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे हम बात करेंगे। रोली त्रिपाठी हमारे साथ हैं, सामाजिक कारकुन हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। और मेरे साथ सैयद कासिम रसूल इलियास साहब होंगे, मेंबर हैं वर्किंग कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो मेरे साथ फोन लाइन पर होंगे, उनसे भी मैं बात करूंगा, चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, उनका भी मौक़िफ़ आना चाहिए। मैं सैयद यासिर जिलानी साहब आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं, लेकिन भास्कर जी कह रहे हैं कि उससे पहले आरिफ मोहम्मद खान साहब ने क्या कुछ कहा, वो जरा अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। ये कहेंगे कि हमने जो वादा किया था, हमने उसकी वादा खिलाफी करी, और इसका क्या जवाब होगा। हमेशा ध्यान रखिए, अदालत जब कोई फैसला देती है, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट, तो वो उसका दर्जा वही होता है जो पार्लियामेंट से पास किए हुए कानून का होता है। ये पार्लियामेंट ने अवैध थोड़ी घोषित किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया। पार्लियामेंट ने तो सिर्फ इतना किया है कि पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं और लीडरों के भड़काऊ बातों से उन्होंने कहा कि दिया करे कोर्ट फैसला, 3 तलाक जारी रहेगी। फैसला देने के बाद से लेके और ऑर्डिनेंस आने तक 352 से ज्यादा केसेस 3 तलाक के हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैधानिक घोषित कर दिया, आदमी फिर भी तलाक दे रहा है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सम्मान कैसे होगा? अगर नहीं मान रहे लोग, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा ही नाजायज है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो नहीं बताई। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ये सुनिश्चित करे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हो और फैसले के बावजूद कोई 3 तलाक न देने पाए। उसका क्या तरीका है? आप सजा का प्रावधान कीजिए। सजा का प्रावधान भारत सरकार ने अपने कानून के जरिए कर दिया। अपने पड़ोसी मुल्क पर नजर डालिए, पाकिस्तान पे, वहां इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल है, 4 साल। आरिफ मोहम्मद खान साहब से आपने तमाम चीज़ें सुनी ली, समझ ली कि किस तरह से इसे ख़ास तौर से
क्रिमिनल लॉ के तहत लाया गया क्योंकि चीजें नहीं थम रही थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं थम रही थी। दिक्कत तो यही है ना कि हमने कभी सुधरने की कोशिश ही नहीं की, सुधारने वालों ने कभी सुधारने की कोशिश ही नहीं की। जो काम समाज को कर देना चाहिए था, जो काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कर देना था, जो काम उलेमा हजरात को कर देना था, वो आपने कभी किया ही नहीं। अब जब हुकूमत ने कर दिया है तब आपको तकलीफ होना शुरू हुई। अब आप सदर जमहूरिया को चिट्ठी लिख रहे हैं, आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सैयद यासिर जिरानी साहब, ये एक बिद्दत है और इस बिद्दत को राइज करने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? आखिर ये हार क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के जो नाजरीन देख रहे हैं और जिन लोगों ने हमारे साथ ज़मीन पे लड़ाई लड़ी थी, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि कल जो इतिहास बना है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला भारत के आने वाले वक्त में जब लोग पढ़ेंगे इस पूरे चर्चे का किस तरह से रिजल्ट सामने आया, कौन से वजीर आज़म थे, तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज मैं पहली बार आपके साथ कोशिश ये करूंगा कि पढ़ के कुछ चीज़ें, तर्क और लॉजिकल जो चीज़ें हैं, जो ये बिल आया है उसको पहले मैं 30 सेकंड में ख़त्म कर दूं। देखिए, जो बिल का सही नाम है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं बता दूं। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019, ये 99/84 मतों से राज्यसभा में पारित हुआ है, जबकि एनडीए राज्यसभा में अल्पमत में है। नाजरीन को ये जानना जरूरी है। इस बिल का सेलेक्ट कमेटी में जाने की जो बार बार लोग बात कर रहे थे, बार बार चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे बहुत सारे लीडरान, उसमें भी जब इन लोगों ने कोशिश करी सेलेक्ट कमेटी भेजने के लिए, जब वोटिंग आई है तो 84/100 से वहां पे इनको डिफीट हुई है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी द्वारा पैनल प्रोविजन का अमेंडमेंट भी करने की कोशिश करी, वो भी 84/100 से डिफीट हुआ। इस बिल को 23 अपोजिशन मेंबर, जिनमें 4 कांग्रेस, 6 सपा, 4 बीएसपी, 2 एनसीपी, 2 टीडीपी, 2 पीडीपी, 1 डीएमके, 1 सीपीआई और 1 टीएमसी के मेंबर ने अप्रत्यक्ष रूप से वॉकआउट करके सपोर्ट किया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि औरतों की हक, औरतों की आजादी का दिन कंप्लीट हो चुका था। उन पे जितनी यातनाएं होनी थी वो यातनाएं हो गई, इसलिए वो उन लोगों की बात जिनके ऊपर, जिन वोट बैंक के ऊपर वो अपनी राजनीति करते हैं, उन वोट बैंक को भी धत्ता बताते हुए और उनको धक्का देते हुए उन्होंने पार्लियामेंट से किसी ना किसी रूप के तौर पे सपोर्ट किया। मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आज मूड में नहीं हूं किसी के ऊपर कटाक्ष करने के, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है बार बार कि ये बिद्दत क्यों है, और आपने अपने पैकेज में जब बात कर रहे थे करने के लिए अभी आखिरी मोमेंट में भी कोशिश, जी, मैं आपको, देखिए, कोशिश करी गई है कि किस तरीके से पार्लियामेंट के पटल और सदन से विपक्ष के नेता जब बात कर रहे थे, जो 35 साल से उस संसद के सदस्य रहे हैं, वहां से अपनी राजनीति को चमकाया है। मैं गुलाम नबी आजाद की बात करें, कितनी खोखली बात कर रहे थे वो। अपने ही वो जो शेर पढ़ा था उन्होंने कि अपने ही चिराग से आग लग गया, वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहे थे कि 3 साल जेल हो जाएगी, मर्द जेल में चला जाएगा, उसके बाद जब वो निकलेगा हाशिए पे चला जाएगा, और जब वो, उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा, जब वो हाशिए पे चला जाएगा तो या तो वो खुदकुशी कर लेगा या डकैत बन जाएगा। एक आदमी जो 35 साल से संसद के पटल पे, जो हमारे संसद की जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका सदस्य रहा है, वहां से उसने अपनी राजनीति करी है, एक स्टेट का वजीर आला रहा है, उसके बाद भी इतनी खोखली दलील ये साबित कर रही थी कल इमरान साहब की वो अपनी जंग को हार चुके थे। वो जो 70 साल से, रोशनी डाल दीजिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, मैं उस पे आ रहा हूं। वो 70 साल से जिस तरीके से वोट बैंक के खातिर मुस्लिम बहनों को, जो 86 का हमारे ऊपर कलंक है, शाबानों के 250 रुपए के वजीफे को इन लोगों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, वो कलंक कल सायरा बानो और दूसरी औरतें जो घर से निकल के कोर्ट तक पहुंची, निचली अदालत से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट के बाद कल ऐतिहासिक फैसला हमारी संसद ने, हमारे वजीर आजम की जो इच्छा शक्ति है, जो इस सरकार की इच्छा शक्ति थी, जिस तरीके से वजीर आजम ने अपनी पहली महोबा की रैली में, मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था और उन्होंने इसकी बात कही थी, मैं बहुत
नजदीक से उनको फॉलो करता हूं, मुझे तभी समझ में आ गया था कि अब कुछ ना कुछ फैसला होगा। बहुत कोशिश करिए तमाम लोगों की, मैं उन लोगों का चर्चा नहीं करना चाहूंगा जो कल डिबेट में बकवास की बात कर रहे थे। उन्हें मुस्लिम औरतों के हक का, उन्हें मुस्लिम औरतों की जो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे एक तरीके से, उस पे उनको कभी ध्यान नहीं आया। उन्होंने हमेशा से ये कोशिश करी कि घूम फिर के ये मसला जो है हमारे बीच में रहे। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे आता हूं। ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एनजीओ है ना जिसने अपने एफिडेविट में कहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि औरतें मंदबुद्धि होती हैं, औरतें कमजोर होती हैं, औरत अगर मर्द चाहे तो इन्हें गोली मार सकता है। इस तरह की खोखली दलील जब आप देंगे तो आप हाशिए पे जाएंगे। अगर आप ब्लैक डे आज मना रहे हैं तो कल आपके लिए लोग ब्लैक डे नहीं, आपको बिल्कुल ब्लैक कर देंगे। और मैं एक और छोटा सा एग्जांपल इमरान साहब दे दूं। ये मामला 86 में आया था, आपको शायद इस बात का आपके जहन में ये बात नहीं आए। 86 में सबसे पहले कांग्रेस को सबसे बड़ा 84 में जो मैंडेट आया था वो 424 या 34 सीटों का मैंडेट आया था। आज तक के इतिहास में आजादी के बाद और अभी तक किसी पार्टी को नहीं मिला। लेकिन उसने शाहबानों के साथ जो नाइंसाफी करी, एक औरत के साथ जो नाइंसाफी करी, एक मातृत्व शक्ति के साथ जो नाइंसाफी करी, उसके बाद की हालात देख लीजिए कि पिछले संसद में वो 44 थे, इस बार 52 हो गए। उसके बाद कभी भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूं उन दलों के नेता से, उन हमारे रहनुमाओं से, उन मौलवी और उलेमा हजरात से और उन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तथा कथित कठमुल्लों से कि अब भी वक्त है, होश में आ जाइए। अब आप कम से कम हमारे कौम के फला और बाबूद के लिए सोचिए, उनको इंसाफ दीजिए, उनको रोजगार के लिए सोचिए, उनके इदारों को इतना बड़ा कीजिए। कोर्ट जाएंगे इमरान साहब, जीरो हो जाएंगे। हिंदुस्तान बदलता हुआ हिंदुस्तान। आपके पास शबीना खान के पास इनकी कोई जगह नहीं। खवातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख को आप कैसे देख रही हैं? आप देखिए कुछ लोगों की जिद अभी भी बनी हुई है। आज दारुल उलूम देवबंद ने खत लिखा है राष्ट्रपति को, सदर जमहूरिया को कि आप गौर खोज कीजिएगा, इसको वापस पार्लियामेंट में भेजिए गौर खोज के लिए। तो अभी भी लोग जो है बजिद हैं। शरीयत में क्या ये मुदाखलत हो गई है क्या? देखिए शरीयत में क्या है, कुरान में क्या है, और इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात करना चाहती हूँ। जिस तरह से ये 3 तलाक बिल पेश हुआ है, सरकार ने सीधे सीधे ये लगा दिया कि अगर आप 3 तलाक देंगे तो आपको सजा हो जाएगी। क्या सरकार ने कभी इसके लिए अवेयरनेस कराई है? क्या सरकार ने कभी तो उलेमा हजरात ने कभी अवेयरनेस कराई है? सर सुनिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी अवेयरनेस कराई? उलेमा ने तो नहीं पेश किया ना सर, ये तो सरकार ने पेश किया है। करना पड़ा ना सरकार को। तो सरकार का राइट बनता है कि हम एक नागरिक हैं और नागरिक के लिए जैसे सरकार हर फैसला लेती है वैसे सरकार को ये भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी कि मुस्लिमों के लिए अवेयरनेस करवाते ये कि हाँ ठीक है 3 तलाक से सबसे पहले अवेयरनेस करवाते कि एक साथ नहीं। अगर उसके बाद भी इस तरह के लोग नहीं सुधरते तब सीधे उनका सजा का प्रावधान रखा जा सकता था। दूसरी बात, ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है कि अगर आप नॉन मुस्लिम में ऐसा कोई मसला होता है तो उसको सिर्फ 1 साल की सजा है, और अगर ये मुस्लिम में तलाक के मुद्दे पर ये सजा हो रही है उसको 3 साल की सजा दी जा रही है। ये नाइंसाफी है, सरासर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तीसरी बात, मान लीजिए मैं खैर मकदम करती हूँ कि 3 तलाक एक साथ नहीं होना चाहिए, और सही भी है क्योंकि औरतों की जिंदगियां ना जाने कहां से कहां चली जाती हैं। एक साथ 3 तलाक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। शबीना खान, ये बिल तो खुद ही अपने आप में एक अवेयरनेस है। कानून बना करके बाकायदा अवेयर तो किया गया, सजा का प्रावधान कर दिया है। आपने सीधा सजा का प्रावधान कर दिया है। आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आप मुझे मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। अवेयरनेस नहीं है सर, ये सीधे सजा का प्रावधान कर दिया है। अब मैं ये कहती हूँ, मान लीजिए 3 तलाक के मसले में कोई मुसलमान हस्बैंड चला जाता है जेल, उसके बाद उसकी बीवी और बच्चों का मेंटेनेंस कौन देगा? ये सरकार ने नहीं सोचा। अच्छा, आप जब पूरा फैमिली जाती है जेल तब क्या होता है? तब क्या ये चीज सोची जाती है क्या? नहीं, मैं बताती हूँ। ये 125 ठीक है ना, 498A ठीक है, 125 CRPC, ये सब कानून है, ये पुराने कानून है। ये तो राइट है, महिला का वो ले सकती है। आप ये बताएं जो तलाक के मसले पे अगर
अगर वो जेल जाता है आदमी, तो उसके बाद औरत का क्या होगा, उसका गुजारा भत्ता कौन देगा? इसके लिए सरकार ने क्या किया है? ये बात वो खुद नहीं सोचता तलाक देने से पहले कि उसकी औरत का बच्चों का क्या होगा, तो उसे सोचना चाहिए ना। ये आप बताइए, जिस इंसान की जिंदगी अपनी वाइफ के लिए रिस्पेक्ट हो रही है, उससे क्या उम्मीद करेंगे? चलिए राखी जी, मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। राखी जी, इन्होंने जो कानूनी पॉइंट उठाए हैं और बार बार मुस्लिम मर्द की इनको इस बात की फिक्र हो रही कि वो जेल जाएगा तो गुजारा भत्ता औरत का कैसे होगा, मेंटेनेंस को लेकर। देखिए, मैं कहूंगी पहली बात ये जो ये कह रही अवेयरनेस की बात कर रही है, तो हमें और जब एक बार में, और इसको होगा। इस तरह से भी मैं जोड़ सकता हूं कि एक बार में जब ट्रिपल तलाक एक व्यक्ति कह देता है, उसकी जो महिलाएं रोड पर आ जाती हैं एक बार में, उनका मेंटेनेंस कौन देगा? उनका मेंटेनेंस कौन देगा? उसके बच्चों का मेंटेनेंस कौन देगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं पहले एक चीज जो बोलना चाहती हूँ, जो अवेयरनेस की बात कर रही हूँ, तो ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का मामला काफी लंबे समय डिस्कस हुआ है, काफी आर्गुमेंट्स हुए, काफी रिप्रेजेंटेशंस हुई हैं। सारे मुस्लिम एसोसिएशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की, उन सबको सुनते हुए ही ये हुआ डिस्कस। मालूम चला कि कोर इशू नहीं है कुरान का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट फॉलो हो रहा है, जो कि बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज फॉलो नहीं कर रही हैं, एंड ये एक फीमेल के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तभी इसको नल एंड वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया गया कि एक एक्ट बनाया जाए। उनके रिकमेंडेशन पे जब एक्ट बनाया गया और उसको स्टे कर दिया गया कि कोई ट्रिपल तलाक नहीं देगा, उसके बावजूद भी जब तक ये एक्ट पास नहीं हुआ, काफी ज्यादा लोगों ने ट्रिपल तलाक दिया है। दिस शोज कि क्या रिस्पेक्ट है उनके फीमेल्स के बारे में। उनको जिस इंसान को अपनी गुस्से में आके वो तलाक दे रहा है अपनी वाइफ को, उसको उसका मतलब उसको प्यार ही नहीं है। जिस इंसान के मन में उसकी प्यार ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, उसके मेंटेनेंस की क्या उम्मीद करेंगे ऐसे इंसान को? ऐसे इंसान को जेल नहीं हो तो क्या हो? कोई वो कमोडिटी तो नहीं है ना कि आज उसके साथ रह रहे हैं, कल उसको छोड़ दिया, आज पसंद है कल नहीं पसंद, तो ट्रिपल तलाक दे दिया। तो ऐसे में इस इंसान के साथ मेरे ख्याल से पीनल प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, जिससे कि ये चीज रुके। अगर पीनल प्रोविजन नहीं होगा तो ये चीज रुकेगी नहीं। सिविल उसमें कैसे रुक सकती है? मैं फिर आपके पास आके पूछना चाहता हूं, जब एक नशिस्त में 3 तलाक दे दिया जाता है किसी महिला को, और जो होता रहा है, जब वो महिला, उसके बच्चे 1 मिनट में घर से बाहर हो जाते थे, उस वक्त उनके मेंटेनेंस को लेकर क्या आपने कभी फिक्र की क्या? सर, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि इस बिल का मैं खैर मकदम करती हूँ कि ये बिल पेश किया गया और ये बिल आया, बहुत अच्छी बात है। पहले क्या हुआ, पहले की औरतें तो रोड पर थी ही, तो क्या अभी हम औरतों को रोड पर ही रखेंगे? मैडम, लेकिन जेल जाने का है कि मैंडेटरी जेल जाए। इसमें ये भी है मैम कि एक वो है वक्फ बोर्ड को डायरेक्ट कीजिए, वाइफ को सुनने के बाद क्या उसको बेल भी ग्रांट जाएगी। वक्फ बोर्ड को डायरेक्ट कीजिए, इनके लिए बजट बनाइए कि आप इस तरह का मसला कोई होता है तो उसकी औरत और बच्चों को कुछ मेंटेनेंस दिया जाए। ये वक्फ बोर्ड का मसला क्या लेना देना है? हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हस्बैंड उसको मेंटेन करे। मैडम, देखिए मसला क्या है, मतलब तलाक देकर आदमी जेल जाएंगे और सारा खर्चा समाज उठाए, ये आप चाह रहे हैं? ये जेल में रह के कैसे दे सकता है मेंटेनेंस? आप मुझे फिरोज बख्श साहब, आप इनके इन एतराजात को कैसे देखते हैं? देखिए इमरान साहब, मैं 2-3 चीज़ों को मैंने काबिल लोगों को सुना। देखिए शबीना ने एक बात करी, मैं उन्हीं की बात से शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने सज़ा की बात करी, उनको पूरा हक है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती हैं, कहने का कि भाई आदमी जेल में जाएगा तो फिर वो उसको सज़ा होगी तो कैसे वो अपने बीवी बच्चों को जो है उनको मेंटेन करेगा, वो स्कूल कैसे जाएंगे, सारी वो ठीक है, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। देखिए वो क्या है, देखिए सज़ा का जो प्रोविज़न है वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके वक्त से है। इमाम अबू हम्बल, वो जब उनको पता चलता था कि किसी मुस्लिम शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी या घर से बाहर निकाल दिया, उसको कोड़े पड़ते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनको पता चलता था कि किसी मुसलमान ने अपने बीवी के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी करी है, उसको बैठे बिठाए दरवाजे से बाहर कर दिया है, उसको भी कोड़े पड़ते थे। शुक्र कीजिए कि जेल में जा रहे हैं, अगर कोड़े पड़ते ना, एक भी कोड़ा उस जमाने का अगर आज के मर्द पे पड़ जाए ना तो बर्दाश्त नहीं करे, तो उसकी रूह जो है वो कब्ज़ अंसरी को परवान कर जाए। तो लेकिन मैं सज़ा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ ये समझता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह की बात कह रहा हूँ। सजा से ज्यादा जरूरी ये चीज है, जो मर्द अपनी औरत को तलाक दे, सजा दें, 3 साल की दें, 6 महीने की दें, 10 साल की दें, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, दें या ना दें।
मुझे ज्यादा कंसर्न यह है कि उसका जितना बैंक बैलेंस है उस आदमी का, जितनी प्रॉपर्टी है, कम से कम अगर सारी नहीं तो 50% प्रॉपर्टी इमरान उस शख्स की, उस औरत के नाम में लिख देनी चाहिए। क्योंकि जब वो ज्यादातर मुस्लिम औरतें जो है कमाऊ नहीं होती, सर्विस नहीं होती उनके पास, वो खाली होती हैं। और तलाक के बाद क्या होता है कि या तो अपने बाप के ऊपर मुनहसर करती हैं, बाप नहीं है भाई, यानी वो रोड पे आ जाती हैं और उनकी फिर इज्जत का, उसका किसी का कुछ नहीं रहता। तो मैं ये समझता हूं कि सजा अपनी जगह है, इसमें सरकार को ये भी देखना चाहिए। और मैं मोदी जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। कल मैं एक टीवी प्रोग्राम पे गया था तो वहां पे हमारे एक दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि मोदी जी ने जो है इस तरह का ये लॉ ला करके जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की है, शरे को बचाया है। ठीक है, जो भी है इसमें देखिए ना तो मोदी जी का कोई कसूर है। बहुत से लोग कह रहे हैं, हाँ पर्सनल लॉ बोर्ड की बात आई थी, वो कह रहे हैं जी ये इसमें मदाखलत कर रहे हैं। अरे काहे की मदाखलत है? आप अपने आदमियों को बोलो जो तलाक देते हैं कि ताकि ये बहसें नहीं हो। उसी पर्सनल लॉ बोर्ड के मैं सवाल भी चला रहा हूं कि उन्होंने क्या किया कौम के लिए। ये फतवों की फैक्ट्री चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। देवबंद इसलिए आज खत लिख रहा है सदर जमहूरिया को। ये सारा जो ये पूरा कारोबार है ये बंद हो जाएगा। और जो और इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो किरदार है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सुनिए इसलिए ये तकलीफ है, ये पेट में दर्द इसलिए है। ये बात मुझे कहते हुए बड़ी किराहियत हो रही है और बड़ी मुझे तकलीफ पहुंचती है। मेरा दिल तड़पता है कि ये आप सही कह रहे हैं कि कई लोगों की, बहुत से लोगों की जिनकी दुकानें चलती थी, हलाला की दुकान चलती थी, तलाक की दुकान चलती थी, तलाक लेने के लिए जाते थे मुफ्ती के पास तो 1500-2000 रुपए लिया करते थे। मैं तो कहता हूं कि इन सब चीजों को बंद होना चाहिए और मोदी सरकार ने इन चीजों को बंद करके जो है बहुत अच्छा किया है। दूसरी बात यह है कि अब देखिए अगर इसमें कोई बहुत ज्यादा खराब चीज होती तो आज ही मेरे ख्याल से खून खराबा हो गया होता, मुस्लिम लोग रोड पर आ जाते। ऐसा कुछ नहीं, ज्यादातर लोगों ने, मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है। और खास तौर से उनके कई साथी हैं जिसमें उनके और भी कई वकला हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करी है। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने एक अच्छा काम किया है। मुसलमानों को सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस बात से परहेज करना चाहिए कहने से। तकलीफ यहाँ पर यह है बख्शा, शबीना जी की तकलीफ ले या बाकी लोगों की नहीं, ठीक है आप खुश तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको खलिश है कि आपके समाज को ये काम 70 सालों में कर देना चाहिए था। आपकी मस्जिद, मुझे एक बात बताइए, आपके उलमा हजरात के जरिए हो जाना चाहिए था, आपके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से हो जाना था। मैं वाकया बताता हूं, लेकिन आप नहीं कर पाए। इमरान, मोदी हुकूमत ने कर दिया, इसलिए आपको तकलीफ। एक बात का जवाब दीजिए शबीना, एक बात का जवाब दीजिए। कल आप उस चैनल पे थी जिसमें मैं था, इसी चैनल की सिस्टर ब्रांच है, वहां पे ये बात आई थी एक आदमी ने जो है वो एक औरत का रेप कर दिया और वो इत्तेफाक से वो जो आदमी था वो उसका ससुर था। अब जब रेप कर दिया है, बात सामने आई, तो क्या इसका फैसला किया गया? जो हमारी अदालतें हैं, जो दीनी अदालतें हैं, माफ कीजिए दीनी कहते हुए मुझे शर्म आती है, ये फैसला किया कि वो जो जिसका रेप किया गया था वो उसकी बीवी हो गई और जो उसका शौहर था वो उसका बेटा हो गया। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है सारी चीजें पैरेलल अदालतें हम बनाएंगे। एक शिगुफा इन्होंने पिछले दिनों छोड़ा था, पैरेलल अदालतें दारुल क़ज़ा हम बनाएंगे। बोर्ड की एक बात कहते इस तरह के कामों में ये आप पेश इस तरह की बातों में आप इनको सुन लीजिए। लेकिन ट्रिपल तलाक को लेकर आपने 70 साल में कुछ नहीं किया, आज काम हो गया तो आपको ब्लैक डे मना रहे हैं।